हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं इतिहास विषय। और आज जो है हमारे इतिहास विषय के अंदर आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो होने वाला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे और आगे लगातार बढ़ेंगे। ये हमारी जो है सीरीज है क्वेश्चन के फॉर्मेट में है। लगातार जो है हम इसमें प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक आ चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 क्लासें जो है और अपनी होने वाली हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, इतिहास विषय अपना समाप्त हो जाएगा। फिर हम इसके बाद जो है एमपीपीएससी के सिलेबस में जो अन्य यूनिट हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। और जो हमारी डेली की दिनचर्या होती है कुछ इस प्रकार से होती है कि डेली हम क्या करते हैं, क्लास करते हैं और क्लास करने के बाद डेली क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। और ये जो है दोनों ही फिर इसके बाद जो है आपको सुबह के समय पर रिवीजन टेस्ट करना होता है। ये हमारी क्या है, तैयारी का तरीका है। और यह तरीका जो है एक अनुभवी तरीका है। आपको निश्चित रूप से इसमें क्या मिलेगा, प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो चलिए जो है हम शुरुआत करते हैं। अगर आप भी इसे प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में जुड़िएगा। वहीं पर जो है आपके सभी प्रकार के डाउट सॉल्व, टेस्ट, सभी जितने भी क्लास होती हैं उनका पीडीएफ मिलता है। चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे ताकि जो है हमारी और अच्छे से सविनय अवज्ञा आंदोलन के बैकग्राउंड को समझेंगे ताकि हम जो है चीज़ें समझ पाएँ। चलिए देख लेते हैं। ये जो माइंड मैप है इसके माध्यम से हम चीज़ों को क्या करेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिएगा कि इसके पहले तक हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो है समझेंगे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं अभी तक, आपको पता होगा लाहौर अधिवेशन होता है। और लाहौर अधिवेशन की अगर अध्यक्षता की बात की जाए तो जो पंडित नेहरू जी हैं, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। और लाहौर अधिवेशन के तहत ही क्या किया जाता है, पहली बात पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की जाती है भारत में। अभी तक जो है स्वराज की मांग चल रही थी, अब जो है भारत में जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करते हैं। और 31 दिसंबर के दिन जो है क्या करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं। और 26 जनवरी के दिन क्या किया जाता है, इसको जो है एक आज़ादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और रावी नदी के किनारे पर खूब जो है इसका जश्न होता है और झंडा वगैरह फहराया जाता है। जब ये पूर्ण स्वराज्य की मांग हो जाती है तो अब एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता थी कि एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जाए जिससे क्या हो कि इस पूर्ण स्वराज की मांग को पूरा किया जाए, साथ ही साथ जो अन्य समस्याएं थी उनको भी सुलझाया जाए। अगर आपने पिछली क्लासें पढ़ी हुई तो आपको पता होगा कि साइमन कमीशन भारत में आया हुआ था और साइमन कमीशन के कारण जनता में आक्रोश फैला हुआ था। साथ ही साथ नेहरू रिपोर्ट भी आ चुकी थी, संवैधानिक विकास के क्रम में थी। लाला लाजपत राय जी की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी जनता जो है आक्रोश में फैली हुई थी। अब जो है, और दूसरी बात हम करें तो गांधी जी की जो रणनीति थी वो कौन सी रणनीति थी, संघर्ष विराम, संघर्ष विराम और संघर्ष की रणनीति थी। इस रणनीति में अगर देखेंगे तो गांधी जी ने 1920 में क्या किया, संघर्ष शुरू किया असहयोग आंदोलन के रूप में। इसके बाद 22 में जो है आंदोलन को जो है क्या किया, स्थगित किया। ये विराम की रणनीति हो गई। अब जो है एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत की समस्याएं, पूर्ण स्वराज्य की मांग, इन सभी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी क्या करते हैं, लाहौर अधिवेशन की मांग में जो है, लाहौर अधिवेशन के बाद में जो है अपनी 11 सूत्री मांगे रखते हैं। क्या करते हैं, 11 सूत्री यानी कि 11 मांगे रखते हैं अंग्रेज सरकार के सामने। कहते हैं अगर ये हमारी मांगे मान ली जाती हैं तो हम क्या करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। अगर ब्रिटिश सरकार ये 11 मांगे नहीं मानती है तो क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये मांगे जो है तात्कालिक गवर्नर जनरल इरविन के समक्ष पहुंचती हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। फलस्वरूप इन मांगों में अगर बात की जाए तो बहुत सारी मांगे थी, जैसे कि जितने भी बंदी हैं, राजनीतिक बंदी हैं, उनको रिहा किया जाए। क्या किया जाए, जितने राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा किया जाए। भारत में जो है पूर्ण स्वराज्य की बात को आगे बढ़ाया जाए। नमक पर जो टैक्स लगाया गया है, नमक पर से क्या किया जाए, टैक्स को हटाया जाए। और जो भी भारत की सरकार है अंग्रेजों की, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए। ऐसी 11 मांगे थी। इन मांगों पर जो है कोई ध्यान नहीं देता है। फलस्वरूप गांधी जी क्या कहते हैं, देशवासियों को भाषण देते हुए कहते हैं कि मैंने हर भारतीय की समस्या को अंग्रेजों के सामने रखा, परंतु जो है अब
अंग्रेज इस पर जो है हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अतः सभी लोग क्या हो जाइएगा, संगठित हो जाइएगा। अब जो है एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो वही आंदोलन फिर क्या होता है फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। किस आंदोलन के रूप में? सविनय अवज्ञा आंदोलन के। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने इसमें विनय पूर्वक उनके क्या थी, कानून की अवज्ञा की हुई थी, इसलिए विनय, विनय के साथ में अवज्ञा की, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। और खास तौर से बात की जाए तो गांधी जी ने इसमें क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा हुआ था। किसको तोड़ा था? नमक कानून को तोड़ा था। कैसे तोड़ा था? समुद्र के किनारे जो दांडी नामक स्थान है, दांडी नामक स्थान पर अपने जो उनका आश्रम था, वहां से क्या करते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं, जिनका नाम है साबरमती आश्रम। इस साबरमती आश्रम से वो चलते हैं दांडी नामक स्थान जो समुद्र के किनारे था गुजरात में, यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर पहुँच करके एक मुट्ठी कानून जो है क्या है, सॉरी, नमक लेते हैं और ये फ्री का मतलब उपयोग करते हैं बिना टैक्स दिए। तो सांकेतिक रूप से क्या था, ये कानून का उल्लंघन था। नमक का टैक्स नहीं देंगे, नमक का हम उपयोग करेंगे। इसी को क्या कहा गया था फ्रेंड्स, नमक सत्याग्रह कहा गया था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सभी की बात करेंगे। अब दूसरी ओर ध्यान दीजिएगा कि भारत में क्या आया हुआ था, साइमन कमीशन आया हुआ था और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अगला कानून बनना था। उस कानून का नाम है 1935 का कानून। क्या नाम है? 1935 का कानून नाम है। अब यहाँ जो है गांधी जी क्या चला रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में लगे हुए हैं। अब इस कानून को बनने में जो है सभी भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी, क्योंकि एक तरफ बाबा साहब भीमराव जी जो है सांप्रदायिक आधार पर अलग से आरक्षण मांग रहे हैं कि हमें जो है SC ST को, दलितों को अलग कर दिया जाए हिंदुओं से और अलग जो है आरक्षण दिया जाए। गांधी जी ये कदापि नहीं चाहते थे। अगली क्लास में हमारा पूना पैक्ट और इसका विवाद जो है बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, निष्पक्ष रूप से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो तात्कालिक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था इरविन, उस पर जो है ब्रिटेन के महाराजा और वहाँ के प्रधानमंत्री दबाव बनाते हैं कि जो है देश की सबसे बड़ी जो पर्सनालिटी है गांधी, वो आंदोलन में लगी हुई है, तो कांग्रेस कैसे भाग लेगी। जब तक कांग्रेस से जो है लंदन नहीं आती और इस कानून के बनने में चर्चा नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस क्या है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इरविन क्या करता है, गांधी से समझौता करता है कि भाई साहब आंदोलन को रोक दीजिए और आप लंदन जाइएगा, गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिएगा, ताकि जो 1935 का कानून है सही तरीके से बन सके। तो गांधी इरविन समझौता के बारे में भी देखेंगे। तो इस समझौते के तहत गांधी जी ने आंदोलन को रोका था। गांधी जी को शर्तें जो है यहाँ पर बहुत सारी मानी गई थी, तो वो भी देखेंगे। और इसके बाद ये कराची अधिवेशन जो है फ्रेंड्स है, इसी कराची अधिवेशन में क्या किया गया था कि गांधी जी को जो है काले झंडे दिखाए गए थे और इसमें पूर्ण स्वराज्य को क्या किया गया था, परिभाषित किया गया था। पूर्ण स्वराज्य की विस्तृत चर्चा की गई। चलिए सभी चीजें जो है एक एक करके देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन फ्रेंड्स गांधी जी का दूसरा अखिल भारतीय आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन जो है ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने वाला अहिंसक जन आंदोलन था, ध्यान रखिएगा। यह जो है असहयोग आंदोलन से भी व्यापक था, क्योंकि इसकी मांगों में फ्रेंड्स नमक जो है, नमक क्या था, मुख्य था। नमक जो है हर किसी व्यक्ति का उपयोग था, मतलब चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। साथ ही इसमें व्यापारियों के प्रावधान और सरकार के भी प्रावधान, जनता के प्रावधान सभी शामिल थे, इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक चीजें डिस्कस करते हैं। चलिए अपने क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़िएगा हमारे पास में। MPPSC के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए होने वाला है, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप लोग जो जुड़े हुए हैं ध्यान से, तो निश्चित रूप से इसका आपको लाभ होने वाला है। लेकिन कंडीशन भाई हमेशा लागू रहेगी, क्योंकि आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अन्यथा मत जुड़िएगा। आपको क्या करना होगा, टेस्ट देना होगा। आपको क्या करना होगा, डेली क्लास, टेस्ट और जो भी ये PDF है इसको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ये तीन चीज़ें, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। मेरा मतलब है कि एक्सपर्ट स्टूडेंट्स भी अपने पास में होने चाहिए। और देखना कुछ दिन बाद, थोड़ा सा 5 जनवरी के बाद मैं कंडीशन लगा दूंगा कि जो लोग भाई रेगुलर नहीं है वो ग्रुप छोड़ दें। ये जो है अपना रूल लागू रहेगा, प्राइवेट हो जाएंगे, ठीक है, तो कर देंगे। तो रेगुलर रहिएगा, ताकि भाई आपके जो सामने वाला व्यक्ति है इस प्रकार से एफर्ट दे रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो अच्छा थोड़ी ना होता है। ऐसे में सामने वाले को भी थोड़ा सा ध्यान में रख करके चीज़ों को करना होता है। अब मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन 3-4 लोग ही जो है टेस्ट देंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। तो आप लोग क्यों जुड़े हुए हैं, किस लिए जुड़े हुए हो, मत जुड़िएगा, निकल जाइएगा, अन्यथा हम ही जो क्या कर देंगे, बाद में हटा देंगे तो बुरा लगेगा। चलिए बात करते हैं, अपने इसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में
और हम एक एक क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है, यकीन मानिएगा हर व्याख्या के साथ में आप देखिएगा 5 एक्स्ट्रा आपकी बार फैक्ट जो है लिख करके लाए हैं। ये फैक्ट जो है आपका रिवीजन में बहुत अच्छी मदद करने वाले हैं। चलिएगा देखिएगा, आपके सामने पहला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो भाई क्या करेंगे कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने वाला है तो कांग्रेस क्या करेगी, अपना अधिवेशन करेगी और गांधी जी को जो क्या है अनुमति देगी। तो वो कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था, तो ध्यान रखिएगा लाहौर का कांग्रेस का अधिवेशन था। कब का फ्रेंड्स, 1929 का। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था और इसी में पूर्ण स्वराज्य को पारित किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति दी गई थी। लखनऊ सत्र हमेशा ध्यान रखिएगा किसके लिए जाना जाता है, विभाजन के लिए। किसके विभाजन के लिए, मतलब मुस्लिम लीग का विभाजन कांग्रेस से अलग, और इसमें मिलन भी हुआ था। क्या हुआ था, मिलन भी हुआ था। कांग्रेस के गरम और नरम दल का क्या हुआ था, मिलन हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 का है। कहाँ पर हुआ था, जबलपुर में हुआ था। इम्पोर्टेंट है एमपी के हिसाब से। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं और चीज़ों को आगे करते हैं। देखिएगा तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है कि लाहौर सत्र में क्या दी गई थी, कांग्रेस को अनुमति दी गई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाए। जो है इस सत्र में, लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। इसी सत्र में ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज्य पहली बार किस लक्ष्य कांग्रेस के अधिवेशन में रखा गया था, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये लाहौर अधिवेशन का कुछ चित्र है। चलिए इधर देखिएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फैक्ट फाइल में देखिएगा, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं फिर से दिख रहा है तो मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि स्पष्टता से दिख सके कि इसके जो लाहौर अधिवेशन है उसका अध्यक्ष कौन था। तो आप क्या बताएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बात अगर की जाए यहाँ पर तो ये अध्यक्ष हो जाएंगे। कहाँ पर हुआ था, रावी नदी के तट पर लाहौर में जो है हुआ था लाहौर अधिवेशन। 31 दिसंबर 1929 की रात को क्या किया गया था, तिरंगा फहराया गया था। ध्यान रखिएगा पहली बार तिरंगा फहराया गया था। कब फहराया गया था, 31 दिसंबर 1929 की रात को। और 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था, प्रथम बार जो है फ्रेंड्स स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इस बात को आपसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेहरू ने इसी सत्र में कहा था मैं एक समाजवादी हूँ। इस सत्र में भी कहा था फ्रेंड्स, और याद रखना ये बात जो है 1936 के लखनऊ अधिवेशन में भी कही गई थी। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में भी जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, किसान सभा में जब उन्होंने गए हुए थे। तो ये बातें आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है हर उसमें 5 फैक्ट क्या करेंगे, रिवाइंड करेंगे ताकि हमारी जो है रिवीजन बना रहे। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहो कैसे, समझ में नहीं आया है, अभी समझा देते हैं। होम रूल लीग आंदोलन कब का है, 1916 का है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन कब का है, 1920 का, गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब का है, 1942 का। अब यहाँ पर जो है ध्यान से चीज़ों को समझ लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिएगा गांधी जी का जो है क्या है, एक आश्रम है। क्या है, गांधी जी का एक आश्रम है। उस आश्रम का नाम क्या है, साबरमती आश्रम। क्या नाम है, साबरमती आश्रम। इस जो है ये साबरमती आश्रम से क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन बता रहे हैं भाई कैसे होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं गांधी जी चलते हैं, ठीक है। यहाँ से गांधी जी क्या करते हैं, चलते हैं और ये कहाँ पर पहुँचते हैं, समुद्र के किनारे पहुँचते हैं गांधी जी। कहाँ पर पहुँचते हैं, यूँ मान लीजिएगा भाई ये जो है इधर समुद्र है, पानी भरा हुआ है, ये समुद्र है, ठीक है। कहाँ तक पहुँचते हैं, समुद्र के जो है किनारे पहुँचते हैं। और यहाँ पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम क्या है, इस स्थान का नाम है दांडी। क्या नाम है, दांडी। प्रश्न बनता है, अगर मैप ध्यान नहीं देंगे ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ तो फिर गलती कर दोगे, क्या अंतर है इनमें सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक स्थान है दांडी। गांधी जी क्या करते हैं, अपने आश्रम से शुरू होकर के फ्रेंड्स क्या, अपने आश्रम से शुरू होकर के क्या करते हैं, दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न पूछे कि दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी, तो यहाँ से जब ये चलना शुरू करते हैं तो वो समय था मार्च जो है, ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930 को। कब, 12 मार्च 1930 को क्या करते हैं गांधी जी यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पहुँच कब जाते हैं, 6 अप्रैल, फिक्स डेट याद रखनी है, 6 अप्रैल 1930
1930 को जो है यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की यात्रा तय की हुई थी, यहाँ से लगा करके यहाँ तक की जो यात्रा तय की हुई, इसे क्या कहते हैं, दांडी मार्च कहते हैं। क्या कहते हैं, दांडी मार्च कहते हैं। और यहाँ पर जब पहुँचे तो यहाँ पर एक मुट्ठी कानून लिया और कानून का बिना टैक्स दिए क्या किया, उपयोग किया। तो इसे क्या कहते हैं, नमक कानून, नमक सत्याग्रह। क्या कहते हैं, नमक सत्याग्रह कहते हैं, या यूँ कहें नमक कानून। यहाँ पर क्या है, नमक कानून तोड़ना, या इसी को कह देते हैं यहाँ पर सविनय अवज्ञा। क्या कह देते हैं, सविनय अवज्ञा। तो गांधी जी ने कहा था कि नमक जो है भारत की मूलभूत वस्तु है, ज़रूरत है, इस पर टैक्स नहीं देंगे। हम क्या करते हैं, आपके कानून की विनयपूर्वक अवज्ञा करते हैं। आपका कानून जो भी हमें सजा देना चाहता है दे सकता है। तो गांधी जी ने नमक कानून कहाँ पर तोड़ा था, दांडी नामक स्थान पर। कब तोड़ा था, 6 अप्रैल 1903 को। दांडी मार्च की शुरुआत या दांडी यात्रा की शुरुआत कब की हुई थी, क्योंकि ये मार्च महीने में शुरू हुई थी, इसलिए दांडी मार्च कह दिया जाता है। शुरुआत पूछे तो कब हुई थी, 12 मार्च 1930 की। अब इसमें जो है बहुत सारे अनुयायी जो है गए हुए थे। अभी हम जो क्या करेंगे, व्याख्या की बात करेंगे। कुल जो है अगर बात की जाए तो इसमें 78 लोग जो है क्या गए थे, गांधी जी के साथ में यात्रा की हुई थी। कि कितने लोगों ने, 78 लोगों ने यात्रा की हुई थी। और यह है दूरी जो है कितनी थी, तो इसमें जो है दूरी को लेकर के आप एक बार देख लीजिएगा। लगभग 300 से ज़्यादा 400 किलोमीटर के आसपास की दूरी थी ये। ठीक है, तो ये मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं जो याद है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, हालांकि स्लाइड में मैंने देखा नहीं हुआ है एग्जैक्ट है नहीं, तो एक बार आप देख लेंगे। 300 किलोमीटर के आसपास जो है दूरी तय की हुई थी। तो 241 मील है शायद। ठीक है, तो मैं एक बार देख करके बता दूंगा, अभी तो नहीं देख सकता, थोड़ा सा यहाँ वो है। तो 241 मील की दूरी तय की हुई थी और इतने अनुयायियों के साथ में। तो ये पूरा क्या है, फंडा है, आप समझ लीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन देखते हैं, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हो गया था। तो फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। क्यों, क्योंकि और दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो यही जो है आपका यहाँ पर। लेकिन अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन हुआ था, फिक्स डेट पूछे तो आप क्या बताएंगे, 6 अप्रैल के दिन जो है बताएंगे। ठीक है, 6 अप्रैल के। नमक कानून कब तोड़ा हुआ था, 6 अप्रैल के दिन जो है कानून तोड़ा हुआ था। अब व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, तो इसका ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या की थी, दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, जो कि 6 अप्रैल को क्या हो गया था, वहाँ पर ये जो है क्या करे थे, पहुँच चुके थे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बताया गया है कैसे यहाँ से पहुँची हुई थी, मार्ग दिया हुआ है। तो अभी PDF में जो है एक बार देखिएगा, वहाँ पर जाकर के नमक कानून तोड़ते हैं। अब कुछ अन्य फैक्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वो फैक्ट कौन कौन से हैं। यात्रा जो है कहाँ से शुरू की हुई थी, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक की जो है इन्होंने क्या की थी, यात्रा शुरू की थी। कुल दूरी कितनी थी, 241 मील से जो 385 से लगा करके 390 किलोमीटर तक की दूरी थी ये। गांधी जी के साथ कितने अनुयायी गए हुए थे, तो 78 विश्वसनीय अनुयायियों ने क्या की थी, यात्रा शुरू करी थी। आगे चल करके लोग बहुत ज़्यादा मिलते गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च से की हुई थी। इसी दौरान रघुपति राघव राजा राम जो है भजन प्रसिद्ध हुआ था। तो ये क्या करते थे, गांधी जी जाते थे तो रघुपति राघव राजा राम जो है क्या करते थे, भजन का भी गायन करते जा रहे थे। तो इन्होंने यह यात्रा शुरू की हुई थी। शुरुआत में ऐसा लगता था कि अंग्रेज पकड़ लेंगे, लेकिन ये लोग जो है भीड़ इनकी बढ़ती गई, परंतु कोई कुछ नहीं कर पाया और नमक कानून का जो है सफलतापूर्वक क्या किया गया, उल्लंघन किया गया, आंदोलन सफल हुआ। लेकिन आगे चल करके भी बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो सिंपल सा जवाब होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ, देखिए प्रारंभ पूछ रहा है, कहाँ से प्रारंभ किया था, तो साबरमती आश्रम से जो है प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ था, समाप्त हुआ था, दांडी में क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। इनका यहाँ पर कोई योगदान नहीं है। तो यहाँ से जो है इन्होंने 12 मार्च के दिन जो है इन्होंने क्या किया हुआ था, शुरू किया हुआ था 1930 के समय पर। तो चलिए इसमें आगे चीज़ें देख लेते हैं कि आपसे पूछे कि आंदोलन की औपचारिक शुरुआत मार्च के रूप में हुई थी, मतलब यात्रा के रूप में हुई थी, और वहां पहुंच करके नमक कानून तोड़ा गया था। अब देखिएगा, इससे जुड़े हुए फैक्ट देखेंगे तो आपको जो है बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। साबरमती आश्रम से संबंधित तथ्य पूछिएगा कि
स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना कब होती है, तो ये डेट ध्यान रखिएगा 1915 में जो होती है कोचरब में। बाद में जो है ये 1917 में यहाँ पर क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यह जो है साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, अहमदाबाद में स्थित है, साबरमती नदी के तट पर स्थित है। गांधी जी का निवास स्थान या हृदय कुंज जो है किसे कहा जाता है, साबरमती आश्रम कहते हैं। विनोबा भावे भी यहीं पर जो है गांधी जी के संपर्क में आए थे। और विनोबा भावे कौन थे, जिन्होंने क्या चलाया था, भूमिदान आंदोलन चलाया हुआ था। 1930 के बाद गांधी जी ने यहाँ कभी वापस न लौटने की कसम खाई थी। ठीक है, तो कहाँ न वापस लौटने की कसम खाई थी, तो यहाँ पर न लौटने की कसम खाई हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सबसे ज्यादा थी। तो मतलब पूछ रहा है कौन से राज्य से जो है सबसे ज्यादा लोग गांधी जी की उस यात्रा में शामिल हुए थे। तो यात्रा में कुल अगर बात की जाए, शुरुआत में अनुयायी कितने थे, 78 अनुयायी थे। और 385 किलोमीटर जो है दूरी क्या की गई थी, तय की गई थी। कहाँ से, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक। और इसमें जो सबसे ज़्यादा लोग थे वो कहाँ थे, गुजरात के लोग थे, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा अपनी क्या हो जाए, स्पष्टता हो जाए। तो अगर देखेंगे तो दांडी मार्च में जो है 78 अनुयायियों ने से मतलब सर्वाधिक ज़्यादा यात्रा जो है कहाँ से है, गुजरात से है। 78 अनुयायियों में से सबसे ज़्यादा कहाँ से हैं, गुजरात से हैं, जिनमें से 31 गुजरात से हैं। और दूसरे नंबर में बाद में अगर देखें गुजरात के बाद तो कौन सा स्थान आता है, महाराष्ट्र का आता है, 13 लोग थे। तो गुजरात से कितने थे, 31 लोग। और महाराष्ट्र से कितने थे, 13 लोग। उत्तर प्रदेश से कितने थे, 8 लोग थे। इस बात को आप क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अगर और कुछ सॉल्यूशन इसमें जो फैक्ट देख लेते हैं कुछ, गांधी जी के साथ में जब यात्रा हो रही थी तो इसमें जो है गांधी जी के जो निजी सचिव थे, जिनका नाम था महादेव देसाई। और ध्यान रखिएगा महादेव देसाई की 1946 तक मृत्यु हो जाती है। तो इनके निजी सचिव बाद में कौन बनते हैं, प्यारे लाल जो है क्या बनते हैं, गांधी जी के निजी सचिव बनते हैं। इसमें गांधी जी के पुत्र मणिलाल भी साथ में थे, ध्यान रखिएगा। अब्बास तैयब जी भी इस समूह का हिस्सा थे। ये बड़े बड़े नेता हैं फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंट है, तो इनके नाम जो है कम से कम याद रखना है। शायद ऐसा प्रश्न पूछ ले कि गांधी जी के साथ में गए थे या नहीं गए थे कथन में, तो आपको याद होना चाहिए। नेपाल से महावीर भी इसमें शामिल हुए थे। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन से वो व्यक्ति थे जो गांधी जी की दांडी यात्रा में नेपाल से शामिल हुए थे। तो नेपाल के जो महावीर थे वो इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि गांधी जी के साथ में कौन सा पत्रकार था जो उनकी दांडी मार्च में था। साथ ही साथ इसने अभी आगे चल करके जो धरसना सत्याग्रह हुआ, इसी आंदोलन का अंतिम भाग है कि भाई गांधी जी आगे चल करके गिरफ्तार हो जाएंगे तो सरोजनी नायडू क्या करेंगी, धरसना सत्याग्रह का नेतृत्व करेंगी। और यहाँ पर जो है जिस प्रकार से क्या किया, अंग्रेजों ने अत्याचार किया, उसका वर्णन जो है बेब मिलर ने किया हुआ है। तो ये फैक्ट आता है, ठीक है। तो इस दौरान मौजूद थे पत्रकार बेब मिलर। आगे देखते हैं चीज़ों को। और अगला प्रश्न है हमारे पास में, जिसमें पूछा जा रहा है कि दांडी मार्च शुरू हुआ था। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, आप बता देंगे कि नमक कानून के समर्थन हेतु। भाई समर्थन हेतु क्यों होगा, ये रॉलेट एक्ट ये भी नहीं होगा। नमक कानून तोड़ने हेतु हुआ था, किस लिए हुआ था, नमक कानून के तोड़ने हेतु हुआ था। और रॉलेट एक्ट के विरोध में जो हुआ था वो क्या था, 6 अप्रैल के दिन क्या किया गया था, 6 अप्रैल 1919 को क्या किया गया था, रॉलेट सत्याग्रह किया गया था। और इसी सत्याग्रह में कौन थे, सत्यपाल और किचलू जो है, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, ये पंजाब में क्या कर रहे थे, इस सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। इन्हें बंदी बना लिया था, इसी के कारण क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगले प्रश्न की थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें जब देखेंगे सॉल्यूशन में, तो इसमें जो है आपको क्या ध्यान रखना है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या कहा था, ये मतलब कानून सत्याग्रह किया हुआ था। ब्रिटिश सरकार के नमक एकाधिकार को चुनौती देना। और गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर क्या किया था, प्रतीकात्मक रूप से ललकारा था, मतलब इस कानून को तोड़ा हुआ था। और गांधी जी ने यहाँ पर कथन कहा हुआ था कि स्टेटमेंट इनका पूछ लिया जाता है कई बार कि नमक एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग अमीर और गरीब दोनों करते हैं। ये किसका कथन है, गांधी जी का कथन है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा गांधी जी से यहाँ पर जो है नमक टैक्स से जुड़े कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसमें ध्यान रखना है आपको कि साल्ट एक्ट 1882 के तहत सरकार
का नमक पर जो है एकाधिकार था। ध्यान रखिए, किस कानून के तहत ब्रिटिश अंग्रेजों ने मतलब नमक पर जो क्या कर लिया था, एकाधिकार कर लिया था? तो साल्ट एक्ट यानी कि नमक अधिनियम 1882 के तहत क्या कर लिया था, इस पर जो है इन्होंने अधिकार कर लिया था। नमक पर जो है कर हटाना गांधी जी की 11 मांगों में से प्रमुख था। हमने बैकग्राउंड जब समझ रहे थे तो वहाँ पर बताया था 11 सूत्री मांगे रखी हुई थी। उन मांगों में से प्रमुख मांग क्या थी, नमक पर से टैक्स हटाना। गांधी जी ने कहा था, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में पत्थर मिला। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है गांधी जी का, ध्यान रखिएगा। जब मतलब गांधी जी ने अपनी मांग रखी थी नमक कानून को हटाने के लिए, तो उसके बदले में जब कुछ बात हुई होगी कि उन्होंने जवाब नहीं दिया होगा या फिर, तो उसके संदर्भ में गांधी जी ने ये कहा था कि मैंने घुटने टेक कर क्या मांगी थी, रोटी मांगी थी, और बदले में क्या मिला, पत्थर मिला। अगली देखते हैं अगली बात इनमें कि नमक कानून के संदर्भ में जो नमक सत्याग्रह था, यह एक अहिंसक प्रतिशोध का सबसे बड़ा उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, इसमें गांधी जी ने किसी भी कहीं हिंसा का समर्थन नहीं किया था। ये सिर्फ मतलब अहिंसावादी क्या था, पूरा का पूरा आंदोलन था, ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं तो इसमें देखें अगली बात कि इस आंदोलन ने विश्व स्तर पर स्वाधीनता की मांग को पहुंचा दिया था। तो गांधी जी का कौन सा आंदोलन था, वो कौन था, ये नमक सत्याग्रह था। तो इतनी बातें आप क्या करेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और 10वें नंबर का हमारा प्रश्न है, जिसमें पूछा जा रहा है कि शक्ति के विरुद्ध, ये कथन दिया गया है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह फ्रेंड्स, जब गांधी जी क्या कर रहे थे, अपना ये यात्रा शुरू कर रहे थे, तो यात्रा की शुरुआत में साबरमती आश्रम में ये कथन उन्होंने बोला हुआ था। शक्ति मतलब किसे कहते हैं, वो अंग्रेजी साम्राज्य को कहते हैं, किसे कहते हैं, अंग्रेजों को कहते हैं। और शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। सहानुभूति का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अपने तरह की अनुभूति, ठीक है। जैसा मुझे मतलब जैसे गांधी जी क्या कहते थे कि जैसा मैं फील कर रहा हूँ, तो वैसा ही सहानुभूति जो है मेरे प्रति दर्शाई जाए। तो ये कथन किसका है? जब गांधी जी दांडी मार्च शुरू कर रहे थे उस समय पर ये कहा हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब का है फ्रेंड्स? 1940 का। बार बार डेट इसलिए बताता हूँ कि क्रोनोलॉजी में फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर बीच की क्रोनोलॉजी गायब हुई, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। असहयोग आंदोलन कब का है? 1 अगस्त 1920 का है। भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? 9 अगस्त 1942 का है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें जब देखेंगे हम तो चलिए गांधी जी ने मतलब ये कथन किसका था? गांधी जी का है। इंग्लिश में कहा हुआ था, इन दिस स्ट्रगल ऑफ राइट्स अगेंस्ट माइट आई वांट वर्ल्ड सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? समानुभूति। तो इससे जुड़े जो है फैक्ट देखिएगा कि इसमें से जो है कौन से फैक्ट हैं। तो इसका वैश्विक प्रभाव के संदर्भ में दिए गए हैं कि वेब मिलर ने दुनिया भर में अखबारों में छापा था। तो वो वेब मिलर जो पत्रकार थे उनके साथ में, तो गांधी जी के इस आंदोलन को क्या किया था, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रों में यानी कि समाचार पत्रों में किसने छापा हुआ था? तो वेब मिलर ने। आप MPPSC का 2021 का प्रश्न देखेंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय पर वह कौन सा पत्रकार था जिसने यह लिखा था कि गोरे लोगों की गाड़ी को कोई मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं देखता। तो ऐसे प्रश्न जो है आ जाते हैं। तो वेब मिलर जो है गांधी जी क्या था, साथ में था। अमेरिका की जो एक मैगजीन थी जिसका नाम था टाइम्स, टाइम ने गांधी जी को 1930 का मैन ऑफ द ईयर चुना था। समझ रहे हैं ना बात को, कि अमेरिका की जो है एक समाचार पत्र जो होते हैं बड़े बड़े के, वो हर साल जो है पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुनते हैं। तो गांधी जी को जो है 1930 में किस देश के पत्रकार ने मैन ऑफ द ईयर चुना हुआ था? तो अमेरिका के टाइम मैगजीन ने चुना हुआ था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश को नष्ट कर दिया, मतलब ब्रिटिश के जो श्रेष्ठता के दावों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था। तो ये जो आंदोलन था गांधी जी का, ये आंदोलन था जो अंग्रेज कहते थे कि हम क्या हैं, श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठता के दावों को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, क्योंकि इसकी पहुंच जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई थी। नमक पर जो है टैक्स लगाया है, ऐसी इनकी क्या हुई थी, निंदा हुई थी।
मार्टिन लूथर किंग और मंडोला। मार्टिन लूथर किंग ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं। मार्टिन लूथर किंग और मंडोला गांधी जी की इस रणनीति से क्या हुए थे, प्रेरित हुए थे, मतलब क्या हुए थे, मोटिवेट हुए थे। ठीक है, तो नेल्सन मंडोला जिसे आगे चल करके नोबेल पुरस्कार मिला, वो गांधी जी की ही शिष्य मतलब वो थे, स्टूडेंट्स ऐसा मान लीजिएगा। और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सदाचार की लड़ाई थी। ध्यान रखिएगा, ये हिंसा की लड़ाई नहीं थी जो गांधी जी लड़ रहे थे, ये हिंसा की लड़ाई जरा भी नहीं थी। ये क्या थी, एक नैतिकता और सदाचार की लड़ाई थी। अपना रघुपति राघव भजन करते हुए जो है क्या किया था, इस कानून को तोड़ा था। और मतलब विनय पूर्वक जबरदस्त तरीका होता था उनका भाई कि उनके सामने अब कोई भी कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, जब ऐसा बोलेगा तो फिर आसानी से वो मान जाएगा। ठीक है, नमक सत्याग्रह के समय पर अगली बात करते हैं कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला हुआ था। तो प्रश्न है आपसे कि भाई एक प्रश्न छूट गया है क्या, 7 नंबर का प्रश्न मैंने ये कराया है क्या कि दांडी मार्च कितने दिन में हुई थी। एक मिनट रुकिएगा, शायद वो प्रश्न यार अपन खा चुके हैं। ये नहीं कराया ना भाई, 8 नंबर का प्रश्न नहीं कराया है, और 7 का ये भी नहीं हुआ है। और छूटे हैं क्या, ये वाला हो चुका है, ये वाला नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा सा कर लेते हैं, बाद में पढ़ना छूट जाएंगे, ध्यान नहीं दिया मैंने, वो निकालने में क्या है, अपडेट नहीं हो पाता जल्दी से। दांडी मार्च से यात्रा के जो है, ये यात्रा जो शुरू हुई थी कितने दिन तक चली थी, तो आप ध्यान रखेंगे कि यह यात्रा जो है 24 दिनों तक चली हुई थी। कितने दिनों तक है, 24 दिनों तक चली हुई थी। कहाँ से लेकर के, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी नामक स्थान तक, जो 78 अनुयायी साथ में गए हुए थे, कितने दिनों तक यात्रा की थी, 24 दिन तक जो है यात्रा की हुई थी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि समय सारणी, यह मात्रा जो है 5 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल को जो है 1930 में शुरू, गांधी जी दांडी पहुंचे थे, 6 अप्रैल की सुबह को जो है पहुंचे हुए थे, और 12 मार्च को क्या हुई थी, शुरू हुई थी। तो देखेंगे 16 और 12 कितने होते हैं, ये 4 दिन होते हैं भाई। 24 दिन तक जो है कुल मिलाकर के यह यात्रा चली हुई थी। कितने दिन, कुछ दिन हो गया होगा, आराम वगैरह किया होगा, तो उससे हो सकता है अंतर जाए। तो कितने दिन तक यात्रा चली थी, जैसे ऐसा भाई क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा कि कोई इसे दिमाग लगाए कि भाई 12 मार्च को जो है क्या की है, यात्रा शुरू की है, और कब पहुंच जाते हैं, ये 6 अप्रैल को जो है पहुंच जाते हैं। कितने कब पहुंच जाते हैं, 6 अप्रैल को जो है पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 12 मार्च से 18 दिन तो ये हो जाते हैं, और 6 दिन ये हो जाते हैं, 18 से 24 ही होते हैं। ठीक है, 24 ही हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जो है देख लीजिएगा कि गांधी जी प्रतिदिन 10 मील जो है पैदल चलते थे। टोटल दूरी कितनी थी, 385 किलोमीटर जो है, या 241 मील, मील में आ जाए तो 41 मील, और किलोमीटर में आए तो 385 किलोमीटर। गांधी जी प्रतिदिन कितने चलते थे, 10 मील पैदल चलते थे। वे रास्ते में पड़ने वाले गांवों में रुक रुक कर सभाएं करते थे। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, जहां पर वो अंतिम बिंदु था। यात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी। जब गांधी जी क्या कर रहे थे, यात्रा में जुड़ने के लिए लोगों ने नौकरियां छोड़ दी। अंत में गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर ब्रिटिश साम्राज्य की क्या कर दी, नींव हिला दी। तो कुल समय कितना है, ये 24 दिनों का समय है। इस बात से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न भी हम जो है नहीं कर पाए थे, उसको भी कर लेते हैं। 8 नंबर कहा कि गांधी जी द्वारा, देखिए अच्छा प्रश्न है, यूपीएससी का प्रश्न होगा ये, कि गांधी जी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था। बिल्कुल सही बात है भाई, ये कथन कब चलाया गया था उनके द्वारा, नमक आंदोलन 12 मार्च 1930 को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। कारण क्या था, कारण जो दिया है कि गरीबों को नमक से मुक्त उपलब्ध हो, क्या इसलिए नमक कानून जो है उन्होंने चलाया हुआ था। थोड़ी सी भाई समझने वाली बात है, ध्यान रखना, वरना जो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। गांधी जी दरअसल, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, इन्होंने क्या चलाया था कि 12 मार्च को क्या किया, 12 मार्च को जो है ये आंदोलन क्या करते हैं, गांधी जी शुरू करते हैं। और हमारे प्रश्न में क्या कहता है कि कारण ये था कि वह जो है गरीबों को जो है, गरीबों को क्या करना चाहते थे, मतलब टैक्स मुक्त करना चाहते थे, नमक से क्या करना चाहते थे, टैक्स मुक्त करना चाहते थे। दरअसल ये कारण जो है 100% जिम्मेदार है, ऐसा नहीं होगा। क्यों,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि गांधी जी ने नमक आंदोलन इसलिए चलाया था, इन्होंने 11 सूत्री मांगे रखी हुई थी। कितनी मांगे रखी हुई थी? 11 सूत्री मांगे रखी हुई थी। 11 सूत्री मांगों में से एक मांग क्या थी? नमक आंदोलन थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? ये 9% जो है उत्तरदायी है कि नमक जो है इनकी क्या थी? मांग थी। ठीक है, तो 11 मांगों में जो है बहुत सी मांगे थी, जैसे कि पूर्ण स्वराज्य की क्या करना, मांग करना। और मेन कारण तो यही था भाई, पूर्ण स्वराज्य ही था। नमक तो क्या चाहिए था? बहाना चाहिए था सभी लोगों को जोड़ने के लिए। गांधी जी क्या कर ढूंढ रहे थे? ऐसा कोई कारण ढूंढ रहे थे कि सभी लोगों के लिए जिम्मेदार कारण हो, नमक ढूंढा था। वरना वास्तविक कारण क्या था कि हमें आज़ादी चाहिए थी, तो कांग्रेस ने इसी के लिए समर्थन दिया हुआ था। ये कारण जिम्मेदार नहीं है पूरी तरीके से कि नमक आंदोलन सिर्फ गांधी जी ने गरीबों को नमक टैक्स से मुक्त करने के लिए शुरू किया था। गांधी जी ने 11 कारणों से शुरू किया था, उन 11 कारणों में से एक कारण था नमक। ठीक है, तो इसे कारण जो है 100% जिम्मेदार नहीं है। तो क्या कहेंगे? कारण सही है। क्या है? कारण सही है, कथन भी सही है, लेकिन ये इस कथन के लिए जिम्मेदार नहीं है, 100% जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ 9% जिम्मेदार है। तो हम क्या कहेंगे कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता। परंतु क्या है? व्याख्या नहीं करता। इसका बी ऑप्शन व्याख्या भी करता है। अगर सिर्फ इसी वजह से जो है गरीबों को मुक्त करने के लिए ही नमक आंदोलन चलाया होता तब जो है हो जाता, लेकिन गरीबों को नमक से मुक्त करना क्या था? एक कारण था जरूर, लेकिन 11 कारण थे टोटल। कितने थे? 11 कारण थे, उनमें से एक था ये। तो कथन सही है, कारण भी सही है, परंतु व्याख्या नहीं करता। ये वाला जो है आपका सही हो जाएगा। ये तो नहीं होने वाले हैं कभी भी, और ये तभी होता जब 100%, ध्यान रखिएगा, जब 100% उत्तरदायी हो तभी कथन कारण में सही माना जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर जो है इसमें सी मान रहा है, तो मैं ऐसा कहूँगा फ्रेंड्स कि ये कथन सही है, कहता है गलत है, कारण गलत है। ऐसा नहीं होगा। ये जो है तर्क जो है आंदोलन का मुख्य, कोई बात नहीं, ये जो है गलत है। कहते हैं भाई 11 कारण थे, 11 कारण में से एक कारणों से 100% मानना उचित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा कि कथन सही है, कारण भी जो है सही है, कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन व्याख्या जो है क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। यानी कि जो बी ऑप्शन है वो इसका क्या होने वाला है? सही होने वाला है। ध्यान रखिएगा। मेरे ये फैक्ट देखिएगा, ये फैक्ट फ्रेंड्स लिखे जरूर हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना मेरे पूरे दिमाग में है, तो जो चीज़ें गलत हैं उनको मैं गलत कह दूंगा। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना देना। ध्यान रखिएगा, जो नमक सत्याग्रह था इस दौरान क्या क्या किया गया था? ये लक्ष्य बनाए गए थे कि विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना देना, भू राजस्व और अन्य करों का भुगतान न करना, ठीक है, सरकारी संस्थानों और पदों का त्याग करना, अदालतों का क्या करना? बहिष्कार करना, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति। तो ये सभी इतनी चीजें की गई थी, सिर्फ नमक कानून नहीं था। तो हालांकि इस वाले आंदोलन में गांधी जी ने कह दिया था कि भाई विदेशी कपड़ों को जलाओ, जो गरीब है वो मत जलाओ, शराब की दुकानों पर धरना दो, कि ठीक है, भू राजस्व और अन्य करों का भुगतान ना करो, और सरकारी संस्थानों और पदों का त्याग करना। ध्यान रखिएगा, इसमें भी गांधी जी ने जो है इस बार सतर्कता दिखाई थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन में कई लोगों ने क्या कर दिया था, बाद में आरोप लगाया था कि आपकी वजह से हमारी जॉब चली गई। तो गांधी जी ने कहा था कि जो लोग इसमें सक्षम हो वही छोड़ें, विद्यार्थी सिर्फ स्कूल से एडमिशन न कटवाएं, वो सिर्फ उनका बहिष्कार करें। और उन्होंने कहा हुआ था कि जज जो मतलब वकील हैं वो वकालत न छोड़ें, सिर्फ जो है वकालत से असहयोग करें, और मतलब वहाँ ना जाएं, और उनके कानून की जो है क्या करें? आंदोलन करें उसके प्रति। चलिए अगले प्रश्न की जो है हम बात करते हैं, और 9 नंबर का प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सही चुने। क्या चुने? सही कथन चुने। गांधी जी को सजा नहीं हुई थी इसमें। भाई ये गलत बात है, गांधी जी की सजा नहीं हुई थी, ऐसा नहीं था। गांधी जी जब वहां से आए हुए थे तो इन्हें जो है धर्सना नामक स्थान पर, जैसे ही इन्होंने नमक कानून तोड़ा तो धर्सना नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये बात गलत हो जाएगी। मालवीय, मदन मोहन मालवीय और देवदास गांधी के मुंशी को सजा हुई थी। ठीक है, तो ये बात जो है क्या हो जाएगी? आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी जो है ये बात सजा हुई थी, इनको भी सजा हुई। जितने भी बड़े नेता थे गांधी जी के साथ में उनको भी जो है गिरफ्तार किया गया था, और गांधी जी को। तो ये वाली बात गलत हो गई। सही पूछ रहा तो केवल 2 जो है आपका
सही हो जाएगा। तो किसको किसको सजा हुई थी? बहुत लोगों को जो है इसमें सजा हुई थी। चलिए देख लेते हैं, आगे चल करके स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? यरवदा जेल में जो है गिरफ्तार करके, यरवदा जेल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, यहाँ पर भेजा गया था। अतः कथन गलत एक है और कथन जो है दो सही है। अब यरवदा जेल को जो है गांधी जी ने क्या कहा हुआ था? इसको जो है मंदिर की संज्ञा दी हुई थी। किसकी संज्ञा दी थी? मंदिर की संज्ञा दी हुई थी। अब इसमें देखिएगा, ये फैक्ट पढ़ लीजिएगा, ये फैक्ट जो है इससे रिलेटेड हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा कि गांधी जी को 5 मई 1930 की रात को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। ध्यान रखिएगा, 5 मई 1930 को डेट जो है गिरफ्तार किया गया था, इतनी बात ध्यान रखना। मदन मोहन मालवीय और को बम्बई में नमक कानून तोड़ने पर क्या हुई थी? सजा हुई थी। तो कहाँ कहाँ पर हुई थी, ये बात ध्यान रखना है भाई। गांधी जी को कहाँ पर? यरवदा जेल में जो है रखा गया था, यरवदा जेल में। मदन मोहन मालवीय को कहाँ रखा गया? बम्बई में रखा गया। के एम मुंशी ने आंदोलन की कानूनी पक्ष को मजबूती दी थी। ठीक है, तो इन्हें भी जो है देवदास गांधी महात्मा गांधी के सबसे छोटे पुत्र थे, इन्हें भी जो क्या हुई थी? सजा हुई थी। के एम मुंशी को भी हुई थी। पूरे देश में लगभग 60,000 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया था। तो कितने लोगों को जेल भेजा गया था इस आंदोलन के कारण? 60,000 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया था। तो ये बात आप जो है ध्यान रखना। बाकी देवदास गांधी, मदन मोहन मालवीय, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, ये तो हुए ही थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तक हम कर चुके थे। ये हो चुका था दांडी या नमक सत्याग्रह में समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया हुआ था? तो ये कर रहे थे अपन, ठीक है। अब्बास जी तैयब जी ने किया हुआ था। अब यहाँ पर चीजें थोड़ा सा समझ लेंगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। देखिएगा, एक स्थान जो है यहाँ पर था और इस स्थान का नाम था क्या? साबरमती। ठीक है, क्या नाम था? मैप बना दूं क्या, ताकि और अच्छे से जो है अपनी क्लियरिटी हो जाए। ये चलिए ठीक है, मैंने मैप बना दिया। अब इसमें अगर आप देखेंगे, यहाँ पर था साबरमती आश्रम, यूँ मान लीजिए गुजरात में है तो कुछ ऐसा मान लीजिए, यहाँ पर जो है साबरमती आश्रम है, साबरमती नदी के किनारे। मैं ऐसे लिख देता हूँ, साबरमती आश्रम था। और गांधी जी जो है, थोड़ी से और अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, यूँ मान लीजिएगा साबरमती आश्रम था और ऐसे लिख दिया मैंने। और यहाँ से क्या करते हैं गांधी जी? अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं और यहाँ से लगा करके यहाँ तक आते हैं, समुद्र के किनारे जो है आते हैं, कहाँ तक? दांडी तक आते हैं। ठीक है, दांडी में नमक कानून तोड़ा और गांधी जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब दांडी से आगे, यहाँ से मतलब ये वाला आंदोलन जो है यहाँ से यहाँ तक जो है यात्रा की गई थी, इसे क्या कहते हैं? धरसना सत्याग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धरसना सत्याग्रह जो है कहा जाता है। तो क्या ये चीज समझ में आई? जब गांधी जी क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए, तो आगे चल करके फिर किसने जो है ये चीज किया हुआ था? तो जैसे गांधी जी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आगे चल करके आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? इसे धरसना सत्याग्रह कहते हैं। तो इसमें जो है मुख्य भूमिका अब्बास जी तैयब जी की रहती है। ठीक है, अब्बास जी तैयब जी, तैयब जी, और ये भी गांधी जी के साथ में यात्रा करने के लिए गए हुए थे। साथ ही साथ सरोजनी नायडू यहाँ पर जो है बड़ी भूमिका रहती है। सरोजनी नायडू क्या करती है? नेतृत्व करती हैं। ये भी गांधी जी के साथ में ही थी। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर नमक कानून तोड़ा गया, उसके आगे जो है यहाँ पर गांधी जी गिरफ्तार हो गए और कहाँ भेज दिए गए गांधी जी? यरवदा जेल में भेजे गए थे। मंदिर की संज्ञा किसे दी गई थी? इसी को दी गई थी। चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। ये रहा कि देखिएगा, नेतृत्व जो है गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो है आंदोलन की कमान किसने संभाली हुई थी? अब्बास जी तैयब जी द्वारा क्या की गई थी? संभाली गई थी। और उनके बाद जो है धरसना में जो है सरोजनी नायडू ने नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स, जैसे ही गिरफ्तार हुए, तो गिरफ्तार होने के बाद अब्बास जी तैयब जी ने संभाला, और अब्बास जी तैयब जी के बाद में किसने संभाला? सरोजनी नायडू ने संभाला हुआ था, जिसे धरसना सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है कि अब्बास जी तैयब जी को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया हो, इसके बाद जो है सरोजनी नायडू ने किया होगा, इसका नेतृत्व किया होगा। तो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जस्ट किसने संभाला था? तैयब जी ने। तो अब्बास जी तैयब जी के बारे में देखना, इन्हें जो है गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। और ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? यानी कि वयोवृद्ध पुरुष है,
तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। गुजरात का किसे कहते हैं? अब्बास जी तैयब जी को। ये जो तैयब जी हैं बड़ौदा रियासत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। तो समझ रहे हो, गांधी जी के साथ में ऐसे ऐसी पर्सनालिटी रहती थी जो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु बनी समिति के क्या थे? ये सदस्य भी थे। कौन? अब्बास जी तैयब जी जो है उस जांच के लिए जो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, उस समिति के अध्यक्ष भी थे। गांधी जी इन्हें प्यार से अब्बास साहब कहते थे। क्या कहते थे? अब्बास साहब कहते थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा में धर्सना कूच की योजना बनाई हुई थी। तो यहाँ का जो है नेतृत्व कौन करेगा? सरोजनी नायडू करेगी। और गांधी जी जैसे ही क्या होते हैं, गिरफ्तार होते हैं, उनके बाद नेतृत्व कौन करते हैं? तैयब जी करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में 12 नंबर का। वही प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी धर्सना नामक गोदाम पर धावे के समय कहाँ थे? जब धर्सना नामक गोदाम पर क्या किया गया था? धावा किया गया था। इस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो भाई सिंपल सी बात है, गांधी जी गिरफ्तार हो चुके हैं तो यरबदा जेल में थे। और नेतृत्व कौन कर रही थी इसका? सरोजनी नायडू क्या कर रही थी? इसका नेतृत्व कर रही थी। सरोजनी नायडू को ही क्या कहते हैं? भारत कोकिला कहते हैं। प्रथम महिला राज्यपाल भी कौन है? सरोजनी नायडू। चलिए फैक्ट देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जेल प्रवास। गांधी जी 5 मई 1930 को क्या होते हैं? गिरफ्तार कर पुणे भेज दिया गया। धर्सना कांड जो है 21 मई 1930 को हुआ था। और गांधी जी इस समय पर कहाँ पर थे? यरबदा जेल में थे। तो अब देखिएगा यहाँ पर यरबदा जेल से जुड़े से कुछ जो है कुछ तथ्य हैं, इनको भी आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे। गांधी जी इस जेल को क्या किया हुआ था? मंदिर की संज्ञा दी हुई थी। ये प्रश्न हम कर चुके हैं पहले भी। पूना पैक्ट जो है कहाँ पर हुआ था? यरबदा जेल में ही हुआ था। आप देखिए पूना पैक्ट जो है हम आगे करेंगे फ्रेंड्स, यह जो है आरक्षण को लेकर के हुआ था, तो इसे अच्छे से समझाएंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा, यरबदा जेल में गांधी जी थे, यहीं पर जो है पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच में। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका शुरू की हुई थी कहाँ से? यरबदा जेल से ही गांधी जी ने हरिजन पत्रिका क्या की थी? शुरू की हुई थी। यह है महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। यरबदा जेल है महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। चापेकर बंधुओं को इसी जेल में क्या हुई थी? फांसी हुई थी। तो ये फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे फैक्ट हैं, एक साथ में जो है 5 फैक्ट जल्दी जल्दी दिमाग से गुजर जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके होते हैं, बार बार रिविजन होता रहता है। तो मैं आज से जो है ये डेली ऐसे फैक्ट लिख करके लाया करूँगा ताकि जो अपनी स्पष्टता बनी रहे। 12 नंबर का प्रश्न अपन ने कर लिया। 13 नंबर का होता है अब कि आचार्य विनोबा भावे जो है किस आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे जो है, ध्यान रखिएगा, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुड़े हुए थे और इसी में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। आचार्य विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया था? भूदान आंदोलन चलाया हुआ था, ध्यान रखिएगा। इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी किया हुआ था गांधी जी के साथ में। पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे जी थे। चलिए देख लेते हैं। और प्रश्न है, मतलब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ऐतिहासिक जो है बात है कि विनोबा भावे 1930 में जो है गांधी जी के इसी सत्याग्रह में जुड़ी हुए थे और इसमें क्या हुई थी? इन्हें जेल हुई थी। और देखेंगे कुछ ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं विनोबा भावे जी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कई बार प्रश्न पूछ जाता है। 1940 में आगे जाकर गांधी जी क्या करेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। उसमें क्या थे? विनोबा भावे जी प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। भूदान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? आचार्य विनोबा भावे जी को कहा जाता है। इन्होंने पोचमपल्ली, जो कि वर्तमान तेलंगाना में पड़ता है, उस समय आंध्र प्रदेश में था, यहाँ पर पहला जो है भूदान रामचंद्र रेड्डी ऐसे करके उनसे जो है करवाया हुआ था। प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें रैमन मैग्सेस पुरस्कार मिला हुआ है? ध्यान रखिएगा, रैमन मैग्सेस पुरस्कार फ्रेंड्स एशिया का नोबल पुरस्कार कहलाता है। विनोबा भावे जी को जो है यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था, पहले भारतीय हैं। इनका मूल नाम क्या है? विनायक नरहरि भावे है। मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं, ध्यान रखिए। गांधी जी ने इन्हें क्या कहा था? अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा था। देखिए गांधी जी का अगर बात करें राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन हुआ था, वो तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, लेकिन आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन थे? विनोबा भावे जी थे। चलिए, तो बहुत सारे फैक्ट जो है अपने हो रहे हैं, तो प्रश्न भी हो रहा है। 14 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में जो है समाचार दिया था। तो ये धर्सना साल्ट सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था, वो कौन से थे? वेब मिलर थे। बहुत ही दयनीय स्थिति का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार क्रूरता के साथ में क्या कर रही है? आंदोलनकारियों का दमन कर रही है। जो आंदोलनकारी फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? अहिंसक तरीके से जो है अपनी मांग रख रहे हैं, उनका भी ब्रिटिश
अंग्रेज यानी कि एक बर्बर की तरह जो क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। चार्ल्स एंड्रूज गांधी जी के ये मित्र थे, ध्यान रखिएगा, और पत्रकार भी थे। गांधी जी ने क्या कहा हुआ था, चार्ली एंड्रूज है, चार्ली एंड्रूज, इन्हें दीन बंधु की उपाधि दी हुई थी। किसकी उपाधि? दीन बंधु की उपाधि दी हुई थी। और देश बंधु किसे कहा था? CR दास जी को। अगले बात करते हैं व्याख्या की, तो देखिएगा, वो वेब मिलर नाम के पत्रकार थे, अमेरिकी पत्रकार। वेब मिलर जो हैं, इन्होंने धर्सना में ब्रिटिश पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों पर किए गए अमानवीय लाठीचार्ज का आंखों देखा हाल दुनिया को क्या किया था, सुनाया था, मतलब अपने समाचार पत्र के माध्यम से। तो इनका नाम कई बार परीक्षा में आ जाता है, ध्यान रखेंगे। कुछ फैक्ट देखिएगा वेब मिलर के बारे में। वेब मिलर कौन थे? वह यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के संवाददाता थे। तो कौन सी उनकी प्रेस कंपनी थी? यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के संवाददाता थे। उन्होंने लिखा था कि धर्सना जैसा भयानक दृश्य मैंने कभी नहीं देखा है। समझ रहे हो ना? अहिंसक आंदोलनकारियों पर जो क्या कर रहे हो, इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, और एक अंग्रेज ही क्या करता है, ऐसी बात लिखता है कि धर्सना, और धर्सना सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, सरोजनी नायडू ने नेतृत्व किया था इसका, ठीक है। तो धर्सना जैसे भयानक दृश्य में मैंने कभी नहीं देखा है, ये वेब मिलर लिखते हैं। उनकी रिपोर्ट ने ब्रिटिश साम्राज्य के नैतिक दावे की पोल खोल दी थी। जो वो बात करते रहते थे कि हम बहुत नैतिक हैं, ईमानदार हैं, तो उनकी क्या कर दी थी, पोल खोल दी थी। गांधी जी के कट्टर प्रशंसक बन गए थे। कौन? वेब मिलर साहब। और वेब मिलर साहब कौन थे? अंग्रेज पत्रकार थे। उनकी खबरों ने अमेरिका जनमानस को भारत के पक्ष में कर दिया था, ठीक है। अमेरिका की जनता को किसके पक्ष में कर दिया था? भारत के पक्ष में कर दिया था। हालांकि अमेरिका विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ में था, लेकिन इस घटना ने क्या कर दिया, उन्हें जो है भारत के पक्ष में कर दिया। देखिएगा, किस ने अप्रैल 1930 में जो है नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान किया हुआ था। देखिए, नमक कानून तो 1930 में गांधी जी ने तोड़ा था, कहाँ पर? दांडी में। लेकिन तंजौर में जो है किसने तोड़ा हुआ था? और तंजौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, यहीं पर स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। तो ये जो व्यक्ति थे जिन्होंने कहाँ पर अपना नमक कानून तोड़ा हुआ था? तंजौर में। तो उन व्यक्ति का जो है आप क्या करेंगे, नाम याद रखेंगे, राजगोपालाचारी हैं। ये राजगोपालाचारी जो है, इसमें ध्यान रखेंगे। ये एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन से जो है जुड़ी हुई हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए, श्री राजगोपालाचारी वहीं के थे, मद्रास के, तो वहीं पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा हुआ था। इसी समय पर फ्रेंड्स, मैं जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूं थोड़ा सा, कि गांधी जी ने क्या किया था, आह्वान किया था कि जो लोग क्या करते हैं, जो लोग मतलब इस क्षेत्र के हैं, जो समुद्र के किनारे वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, नमक कानून तोड़ेंगे। वो क्या करेंगे, नमक कानून। और जहाँ पर जो है नमक नहीं है, तो वो नमक बना करके ऐसे कानून तोड़ सकते हैं, या फिर वह जंगल सत्याग्रह कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जंगल सत्याग्रह। तो मैं इन शब्दावली मध्य प्रदेश का जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे लोगों ने मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह किया था, जैसे घुनघुटी सत्याग्रह, ओरछा सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, टुरिया सत्याग्रह, ये मध्य प्रदेश में हुए थे। और यहीं पर एक व्यक्ति थे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो श्री राजगोपालाचारी ने क्या किया हुआ था, श्री राजगोपालाचारी ने यहाँ पर नमक कानून तोड़ा था, कहाँ पर? तंजौर में, ठीक है। तो ऐसी बातें ध्यान रखना। आप फ्रेंड्स हमें समय दीजिएगा, निश्चित रूप से आपकी तैयारी ऐसी होगी कि आप जो है समझ पाएंगे। तो वही देखिए, ऐसा हो जाता है, एक बार जूम करने से कहाँ पहुँच गई स्लाइड। 15 नंबर पर बात कर रहे थे अपन। चलिए, ये है जो दक्षिण का नमक मार्च जो है राजगोपालाचारी ने किया हुआ था। और यह नमक मार्च जो है कहाँ से कहाँ तक हुआ था, जो तिरुचिनापल्ली से यात्रा की थी, इसे दक्षिण भारत का दांडी मार्च भी कहा जाता है, जो कि किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप कहेंगे श्री राजगोपालाचारी के नेतृत्व में हुआ था। अब यहाँ पर जो है कुछ फैक्ट देख लीजिएगा कि इन्हें जो है राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो श्री राजगोपालाचारी किस नाम से जानते हैं? राजा जी के नाम से भी क्या किया जाता है, राजगोपालाचारी को जो है राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे इनके बारे में, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि भारत का मतलब ऐसा, जो मतलब जब भारत क्या हुआ, 1947 में फ्रेंड्स आज़ाद हुआ। तो आज़ाद होने के बाद तुरंत ही जो है प्रधानमंत्री नहीं बना हुआ था, क्योंकि शासन व्यवस्था गवर्नर जनरल के हाथ में थी। तो भारतीय वो कौन था,
जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना हुआ था या स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, वो सी राजगोपालाचारी जी थे। राजगोपालाचारी का नाम इम्पोर्टेंट है, अभी राजगोपालाचारी फार्मूला पढ़ेंगे 1944 में, तब भी इनका नाम आएगा। भारत रत्न जो है पहली बार प्राप्तकर्ताओं में से क्या थे, ये एक थे कौन, सी राजगोपालाचारी। 1954 में जिन लोगों को मिला था, 3 लोगों को मिला हुआ था, उनमें से एक व्यक्ति क्या थे, राजगोपालाचारी जी थे। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की हुई थी 1959 में। तो स्वतंत्र पार्टी जब ये आज़ादी की बात बने तो गांधी जी ने इन्हें अपनी आत्मरक्षा का क्या कहा हुआ था, रक्षक कहा हुआ था। तो किसे कहा हुआ था गांधी जी ने, आत्मरक्षा का रक्षक सी राजगोपालाचारी को कहा हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और 16 नंबर का प्रश्न है, रेड शर्ट या खुदाई खिदमतगार के आंदोलन किसका आह्वान है। तो फ्रेंड्स से ध्यान रखिएगा, जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, गफ्फार खान। और ये जो है भारत पाकिस्तान के सीमा वाले क्षेत्रों में था, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और जब गांधी जी ने नमक कानून चलाया था तो उस समय पर इन्होंने भी क्या किया था, नमक सत्याग्रह किया हुआ था। और फ्रेंड्स ये जो है लाल कलर के जो है मतलब कुर्ती पहनते थे, कपड़े पहनते थे, इसलिए इनके जो स्थापित दल को क्या कहा जाता है, लाल कुर्ती दल या रेड शर्ट आंदोलन भी कहा जाता है। गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। इसी को खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं, मतलब खुदा के बंदे ये कहते हैं। तो ये आंदोलन इन्होंने जो है पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवादी विरोध का संघर्ष किया हुआ था। ध्यान, सांप्रदायिकता का इनका कोई संबंध नहीं है, पठान इसका क्षेत्र कोई नहीं, उपनिवेश नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने जो है राष्ट्रवादी, यूपीएससी का प्रश्न है उसकी भाषा ऐसी ही होती है, थोड़ा सा समझ में कम आती है, लेकिन आप जो है ऑप्शन काट करके देखेंगे तो आपको यही निकलेगा। जो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद विरोधी, उपनिवेशवाद बोले तो किसे कहते हैं, जैसे अंग्रेजों का भारत क्या था, एक उपनिवेश था। तो जो ऐसी विचारधारा के समर्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। चलिए हम जो है इसकी व्याख्या देख रहे थे, भाई काफ़ी समय लग रहा है, मैं इतना मतलब ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या, चलिए सीधे चलेंगे, अब जो है एक्सप्लेन कम करेंगे। ये जो है व्याख्या देखिएगा, ये पठान एकता और उपनिवेशवाद का आंदोलन चलाया हुआ था उन्होंने। इनके द्वारा स्थापित दल को क्या कहते हैं, लाल कुर्ती दल कहते हैं। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर चलाया था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। कई बार प्रश्न आता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी, तो आप ध्यान रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये इनका जो है डिजाइन है, लाल कुर्ती दल। और जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय पर इन्होंने एक कथन कहा था कि गांधी जी और नेहरू जी ने ये अच्छा नहीं किया, हमें जो है भेड़ियों के मुंह में सौंप दिया है। ऐसा कथन किसका था, सीमांत गांधी का था। तो ये फैक्ट भी देखिएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो इन्हीं का उपनाम था। इन्हें बहादुर खान भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहते हैं। खुदाई खिदमतगार का अर्थ है ईश्वर के सेवक या खुदा के बंदे। इनका जो है ये ऐसा खुद को कहते थे। वे पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न 1987 में दिया गया था। तो सीमांत गांधी थे वो, ध्यान रखिएगा। अगली बात करें, उन्हें पश्तून नामक पत्रिका निकाली हुई थी। कौन सी पत्रिका निकाली हुई थी इनके द्वारा, पश्तून नामक पत्रिका। वे कट्टर गांधीवादी और भारत विभाजन के क्या थे, विरोधी थे, ध्यान रखिएगा। इनके ऊपर जो है गढ़वाल रेजिमेंट जो थी, गोली चलाने से मना कर दिया था, क्योंकि ये अंग्रेजों, अभी आगे जो प्रश्न आएगा तो उसमें देखेंगे। अगला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यही है, गढ़वाल रेजिमेंट का ही प्रश्न है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गढ़वाल रेजिमेंट जो है अंग्रेजों की क्या है, एक फोर्स है, मतलब पुलिस फोर्स है। उनके सैनिकों ने किनके ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया था, क्योंकि ये भी भाई भारतीय थे। और जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पर जो है अंग्रेजों ने इन्हें भेजा था कि जो भी क्रांतिकारी हैं, खासतौर से वही खान अब्दुल गफ्फार खान वाले, उनको ख़त्म कर दो। तो इन लोगों ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। कौन सी रेजिमेंट थी वो, गढ़वाल रेजिमेंट थी। आगे देख लेते हैं व्याख्या। पेशावर विद्रोह में जो है 1930 में पेशावर में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए आदेश को के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने ठुकरा दिया था। मतलब चंद्र सिंह नाम के जो मतलब वो कमांडर थे, उस सेना के कमांडर कौन थे, वो चंद्र सिंह नाम के कमांडर थे। और उन्होंने ये इस बात को क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था कि हम जो है आंदोलनकारियों पर गोली नहीं चलाएंगे। यह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था कि वो ब्रिटिश सेना में जरूर थे, लेकिन भक्ति उनकी किससे थी, भारत से थी। तो चीज़ें ध्यान रखेंगे।
इनका वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह के बारे में यहाँ पर देखिएगा, इनका वास्तविक नाम चंद्र सिंह नेगी था। इन्हें पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। इस घटना के लिए उन्हें कठोर कारावास दिया गया था कि उन्होंने जो है आंदोलनकारियों पर गोली नहीं चलाई थी, तो उन्हें कठोर दंड मिला था। गांधी जी ने कहा था, मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाए तो भारत कल आज़ाद हो जाएगा। ये कथन किसका है? कथन किसका है? गांधी जी ने कहा हुआ था। ये बात सिर्फ इतनी नहीं कि गांधी जी ने कहा हुआ है, बात ये है कि इस व्यक्ति की जो है मतलब बहादुरी की बात है कि गांधी जी जिसके लिए क्या कह रहे हैं कि वो उस व्यक्ति में कितना साहस रहा होगा, कितना मतलब वो पावरफुल रहा होगा कि जिसे गांधी जी ऐसा क्या कहते हैं कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाए तो भारत कल आज़ाद हो जाएगा। तो मतलब बहुत बड़ी बात रही होगी। तो यहाँ किसके ऊपर सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो नेतृत्व करने वाले थे उनके ऊपर गोली चलाने से मना किया था चंद्र सिंह ने, जो कि गढ़वाली रेजिमेंट के हेड थे। वे प्रथम विश्व युद्ध के भी अनुभवी सैनिक थे। ध्यान रखिए कौन? चंद्र सिंह। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये जिया तरंग आंदोलन जो है मणिपुर में प्रारंभ हुआ था, जो आगे चलकर क्या नाम था? रानी गोडिनविल्यू का नाम सुना है? रानी गोडिनल्यू रानी गोडिनल्यू का नाम सुना है, तो उन्होंने ही यहाँ पर आंदोलन चलाया था। आज़ादी तक जेल में रही यहीं थी, बाद में नेहरू जी ने रानी की उपाधि दी हुई थी। देखते हैं, तो पूर्वोत्तर का संघर्ष मणिपुर और नागालैंड क्षेत्र में यदुनांग और रानी गोडिनल्यू ने जो है, मुख्यतः यही नाम ध्यान रखना है रानी गोडिनल्यू का, ये पूछ लेता है कई बार। इन्होंने जो क्या किया था, ये आंदोलन चलाया हुआ था। रानी गोडिनल्यू के बारे में ध्यान रखना कि इन्हें जो है रानी की उपाधि किसने दी हुई थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी हुई थी। वर्ष 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने आंदोलन क्या किया था? लीड किया था। कौन सा आंदोलन था वो? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और ये जेल में रही यहीं थी। 1932 से लेकर के 47 तक जो है कहाँ रही थी? ये जेल में रही थी। और भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी क्या किया था? सम्मानित किया था। तो ऐसे प्रश्न आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। 19 नंबर का प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था? फ्रेंड्स, ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, क्योंकि जो लोग क्या कर रहे थे, जो लोग समुद्र के किनारे हैं वो नमक कानून तोड़ेंगे, जिसके पास में जंगल है वो जंगल कानून तोड़ेंगे, जिसके पास में ये भी नहीं है तो वो जो अंग्रेजों का चौकीदार टैक्स लगता था उसको जो है नहीं देंगे। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही क्या था? एक हिस्सा था। बिहार वगैरह में जो है यह हुआ था। चलिए, इसकी जो है हम क्या करते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। और इसकी जो है व्याख्या है आपके, सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में समुद्र तट पर न होने के कारण, तो कहाँ पर हुआ था ये आंदोलन जो है मतलब चौकीदार टैक्स न देने का? तो ये बिहार में हुआ था। इतना बात आप ध्यान रखिए, क्यों? वहाँ पर समुद्र तट जो है नहीं था। अब इनके बारे में ध्यान रखिएगा। बिहार में जो है इस आंदोलन के बारे में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है इंग्लिश में, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। बेगूसराय में मुंगेर और सारण इसके क्या थे? प्रमुख केंद्र थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। यहाँ कर जो है ग्रामीण पुलिस चौकीदार के वेतन हेतु वसूला जाता था, तो इस टैक्स को न देने का जो है संकल्प लिया था इन्होंने। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में आंदोलन का मार्गदर्शन किया था। यहाँ लोटा विद्रोह जैसे छोटे आंदोलन भी हुए थे। महिलाओं ने भी यहाँ शराबबंदी हेतु धरना दिया हुआ था। तो ये बातें यहाँ क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। चलिए, 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार पीएससी का प्रश्न है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि जैसे कई बार क्या होता है, दिया है तो लगता है आ जाएगा, तो भाई अपन क्या है कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर पूछे तो ये महादेव सराफ द्वारा जो है ये आंदोलन का क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था। ध्यान रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। महादेव सराफ जो है भागलपुर बिहार में नमक सत्याग्रह का झंडा ने खूब झंडा ये मतलब बुलंद किया गया। किसके नेतृत्व में? महादेव सराफ के नेतृत्व में। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय नेताओं ने क्या किया? आंदोलन को गति दी। ये फैक्ट देखिएगा, फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, तो भाई ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, बार बार चीज़ें जब रिवीजन करोगे तभी जो है याद होंगी, ऐसे तो मन नहीं करता। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसे कहते हैं सिल्क सिटी? भागलपुर को कहते हैं। यहाँ के छात्रों ने आंदोलन में चढ़ बढ़ करके भाग लिया था। दीप नारायण सिंह ने भी भागलपुर में कांग्रेस को मजबूत किया था। यहाँ स्वदेशी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई थी। भागलपुर जेल में कई सत्याग्रहियों को यातनाएं दी गई थी। तो मैं बात करूंगा कि कोई खास फैक्ट नहीं है इसकी, ये वाला ध्यान रख सकते हैं। सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? भागलपुर को। अगली बात करते हैं 21 नंबर के प्रश्न की।
जिसमें पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। अब देखिएगा, अगर चीज़ें समझेंगे आप लोग तो जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक कर ही क्या किया गया था भाई, यहाँ पर क्या हो रहे थे, गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे। अभी ये टॉपिक करेंगे, गोलमेज सम्मेलन अगला क्लास में होगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे और यहाँ पर जो है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और गांधी जी क्या चला रहे थे, भारत में आंदोलन चला रहे थे। और यहाँ पर जो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जब तक शामिल नहीं हो रही तब तक ये सफल नहीं हो रहे थे। तो फिर इरविन ने क्या किया, गांधी जी से समझौता किया और गांधी जी यहाँ भेजे गए, मतलब आंदोलन को रोक दिया गया यहाँ पर। और फिर यहाँ गए तो मतलब यहाँ भी इन्हें सफलता नहीं मिली थी। हम बात करेंगे अगली क्लास में क्या हुआ था, बहुत मुद्दा चर्चित करेंगे। तो वापस जो लौट करके आए थे तो उन्होंने रचनात्मक कार्यों को क्या दिया था, रचनात्मक कार्यों को जो है बढ़ावा दिया था। तो क्या सही हो जाएगा आपका, इन्होंने रचनात्मक कार्य क्षेत्र को जो है बढ़ावा दिया था। हिंसा को गांधी जी ने समर्थन कभी नहीं किया था, अंग्रेजी से समझौता भी नहीं। चलिए, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। रचनात्मक कार्यक्रम कैसे, तो गांधी जी जो है रणनीति आंदोलन स्थगित होने के बाद गांधी जी ने खादी प्रचार, ग्राम सुधार जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों पर जो है क्या किया था, ध्यान दिया हुआ था। अब जो है ये कुछ फैक्ट हैं, इन्हें देखिएगा। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की क्या की हुई थी, स्थापना की थी। अब जैसे अछूत उद्धार आंदोलन उन्होंने चलाया हुआ था, अछूत उद्धार आंदोलन, तो उसके लिए क्या की हुई थी, इन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की हुई थी। और हरिजन नाम की क्या निकाली थी, उन्होंने समाचार पत्रिका निकाली थी। 1933 से है, 1933 से वर्धा में इन्होंने सेवाग्राम आश्रम को अपना केंद्र बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो पहले क्या होता था फ्रेंड्स, साबरमती आश्रम गांधी जी का केंद्र होता था, अब यहाँ पर केंद्र क्या हो चुका है, वर्धा आश्रम हो चुका है। क्योंकि नमक आंदोलन करने में उन्होंने कसम खाई थी कि हम वापस लौट करके यहाँ नहीं आएंगे। हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया, चरखा और खादी को स्वावलंबन का प्रतीक बनाया। यही क्या थे गांधी जी के रचनात्मक कार्य थे। अब इस मेंस में आ जाए भाई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने कौन से रचनात्मक कार्यों को जो है किया था या महत्व दिया था, तो यही थे। 5 लिख दीजिएगा भाई, 5 नंबर हो जाएंगे आपके। समय डेट और लिख दीजिएगा बस, परिचय। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि जिसमें पूछा, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई जो हैं को कब गिरफ्तार किया गया था। तो इसमें अगर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर चीजें समझ लीजिएगा थोड़ा सा। फिर से वही बात कि गांधी जी कहाँ जाते हैं, गांधी जी अपना आंदोलन को रोक करके कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। और इंग्लैंड में क्या हो रहे थे, यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे। और इस खास तौर से जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, इसी में जो है गांधी जी भाग लिया था। इसमें जो है मुख्यतः 2 मुद्दे थे। मुद्दा ये था, आरक्षण का मुद्दा था। अभी तक जो है सबसे पहले अंग्रेज सरकार जो फूट डालो और राज करो नीति के तहत सबसे पहले मुस्लिम को क्या देती है, आरक्षण देती है। और 1919 में जो क्या कर देती है, सिखों को अलग कर देती है, सिखों को भी इसी आधार पर आरक्षण दे देती है, मुस्लिम को दे देती है, आंग्ल भारतीयों को भी 1919 में आरक्षण दे दिया गया, एंग्लो इंडियन को। और 1919 में जो है एंग्लो इंडियन के साथ ही साथ ईसाइयों को भी क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। लेकिन अभी तक ये जो है कोई भी हिंदू धर्म के नहीं थे, सब जो है अलग अलग धर्म के थे। और इनका जो है अनुमान लगाया जा रहा था, जिस प्रकार से राजनीति में अपने अपने को, मतलब सीधी बात है भाई, स्वार्थपरक राजनीति भी होती है। हर कोई जो है नेता बनने के लिए क्या करता है, कुछ भी करना चाहता है। तो सब कोई देख रहा था इन्हें किस प्रकार से जो है इनकी कार्य पद्धति है। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंदुओं के अंतर्गत भी क्या हो जाएं, 2 वर्ग हो जाएं। तो भीमराव अंबेडकर जी थे, वो क्या कर रहे थे, SC/ST के लिए जो है SC/ST के लिए अलग से आरक्षण मांग रहे थे, जैसा कि इनके लिए आरक्षण दिया गया था। ठीक है, संप्रदाय के लिए कि 2 आधार पर आरक्षण दिया जाता है, एक संप्रदाय के आधार पर और एक संयुक्त प्रणाली के आधार पर। ठीक है, तो भीमराव जी ये वाला आरक्षण मांग रहे थे। और गांधी जी जो थे, गांधी जी संप्रदाय के आधार के आरक्षण के जो है बहुत पूरे खिलाफ थे, वो जो है इसको नहीं देना चाहते थे। तो गांधी जी ने मांग की, भीमराव जी ने मांग की, गांधी जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम इससे सहमत नहीं हैं। खूब विवाद होता है यहाँ पर, जबरदस्त मांग रखी जाती है।
ये आंदोलन जो है यहाँ कॉन्फ्रेंस जो है असफल हो जाती है और गांधी जी वापस लौट करके आते हैं। तो इस समय पर जो है जनता का उत्साह भी टूट जाता है आंदोलन से, क्योंकि गांधी जी यहाँ चले गए थे, सबको उम्मीद थी कुछ ना कुछ जो है नया होकर के आएगा, परंतु यहाँ भी असफलता मिलती है और यहाँ भी आंदोलन कम हो गया था। तो मतलब गांधी जी ने क्या किया, फिर यहाँ से वापस आने के बाद जो है गांधी जी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। ठीक है, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है, जब गिरफ्तार हो गए तो फिर क्या है, जेल में हो गए, तो आंदोलन को फिर जेल से ही उन्होंने क्या किया होगा, स्थगित किया होगा। इस दौरान जो है छोटा मोटा आंदोलन राधाबाई द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो ये जानकारी है। चलिए हम जो है देखते हैं डॉक्टर जो राधाबाई को कब ये गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्हें जो है 19 अप्रैल 1932 को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं। जो डॉक्टर राधाबाई हैं तो इनको क्या किया गया था, मद्रास में महिलाओं के जुलूस का नेतृत्व किया था और वहीं पर क्या हो गई थी, ये गिरफ्तार हो गई थी डॉक्टर राधाबाई। अब इसके जो फैक्ट हैं लिखिएगा। डॉक्टर जो राधाबाई हैं, ध्यान रखिएगा, ये किसके बारे में फैक्ट हैं, डॉक्टर राधाबाई के बारे में फैक्ट है। तो इन्हें ध्यान रखना है कि वे जो क्या हैं, भारत की प्रथम महिला विधायक हैं। ध्यान रखिएगा, भारत की प्रथम महिला विधायक पूछा जाए वो कौन है, डॉक्टर राधाबाई हैं। वे पेशे से क्या थी, एक डॉक्टर और समाज सुधारक थी। उन्होंने ओडियार कैंसर संस्थान की भी स्थापना की हुई थी। वे मद्रास विधान परिषद की क्या थी, पहली महिला उपाध्यक्ष भी थी। उन्होंने देवदासी प्रथा के खिलाफ कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवदासी प्रथा फ्रेंड्स होती थी जिसमें लड़कियों को, कन्याओं को क्या कर दिया जाता था, देवताओं की दासी बनाया जाता था। वो मंदिर में ही रहती थी और देवताओं की पूजा करती थी, उनके सामने नृत्य करती थी। बाद में जो है खूब इनका शोषण किया गया, तो इस शोषण के खिलाफ में जो है कानून बनवाया था किसने, डॉक्टर राधाबाई ने। अब शोषण कैसे होता था तो कभी मैं चर्चा करूंगा इसमें देवदासी प्रथा में। अगर वो जो फिल्म देखी हुई है आपने, क्या नाम था भाई, तो उसमें जो है बहुत अच्छे से दिखाया गया है फिल्म। ठीक है, रहने दीजिएगा। मतलब बाद में जो है जो पंडित होते थे मंदिर के, अब देखिएगा जैसे कि ये क्या है, एक मंदिर है, समझ चीज़ें जो है समझ लेते हैं तो एक बार दिमाग में आ जाती हैं। ये मंदिर है तो यहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं, देवता बैठे हुए हैं। अब गांव में जो है किसी की, मान लीजिएगा गांव में किसी की क्या है, बेटी है। अब वो क्या है, गरीब है, वो गरीब है और या फिर इन्हें कुछ और पाठ पढ़ाया गया कि ज्ञान मिलता था ऐसा कि अगर आप यहाँ पर जो है बेटी को क्या कर दोगे, मंदिर में सेवा में अर्पित कर देते हो, तो ये क्या करेंगी, यहाँ पर पूजा करेंगी और भगवान में जो है इन्हें क्या मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे होता क्या है भाई, सच्चाई है, अपने इतिहास की स्वीकार कीजिएगा फ्रेंड्स। ये था हमारे इतिहास में और हम जैसे लोग ही थे, ये हमारे ही पूर्वज थे जो ऐसी प्रथाओं को मान्यता देते रहे हैं। हालांकि वो बात अलग थी, पहले ये क्या करती थी, देवताओं की सेवा करती थी और नृत्य करती थी। ठीक है, ये नृत्य जो है मंदिर तक सीमित होता था, जिन्हें आप क्या कहते हैं, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम वगैरह ऐसे ये नृत्य होते थे, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनमें ये करती थी। यहाँ तक ठीक था, लेकिन आगे चल करके क्या हुआ कि इनके साथ में जो मंदिर के प्रबंधक, पुजारी, जो भी लोग होते थे, उनके द्वारा क्या किया जाने लगा, दुराचार। मतलब दुराचार का मतलब क्या होता है, गलत आचरण, दुराचार किया जाने लगा। अब फिर धीरे धीरे जो है यही जो लड़कियां यहाँ पर क्या करती थी, भगवान की सेवा के लिए अपॉइंट की जाती थी, वो जो बड़े बड़े के जमींदार होते थे, राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा होते थे, उनके दरबार में भी नृत्य करने के लिए जाने लगी। धीरे धीरे जो है, सीधी सी बात करता हूँ, इतिहास को स्वीकार करो, सच्चाई है ये कि वैश्या खाने के रूप में इन्हें परिवर्तित कर दिया गया था। अब इनसे फ्रेंड से क्या होती थी, जो संतानें उत्पन्न होती थी, इन्हें लवारिस कह दिया जाता था। तो ऐसी में क्या अवस्था होती थी उन बच्चों की भी, उनकी भी। तो कुछ सच के आईने होते हैं जो हमें स्वीकार करने होते हैं। धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, सुधार हुआ और ये अपने मूल रूप में, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल व्यवस्था बेकार थी, मूल रूप में अपने क्या थी, ये सही थी। लेकिन आगे चल करके जब उनके साथ में दुराचार होने लगा तो ये बात जो है, कालिदास भी ध्यान रखिएगा इस देवदासी प्रथा का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। कालिदास ने भी महाकाल मंदिर में इनका वर्णन किया हुआ है। तो ये हमारा क्या है, पूर्व का दर्पण है जो इतिहास के रूप में हमें देखने को मिलता है। चलिए, तो बहुत से लोग हमारे ही थे जो ऐसे हुए, जो ऐसी प्रथाओं को जन्म दिया। हमारे ही लोग हुए जो बहुत से ऐसी प्रथाओं को क्या किया, सुधार किया। जैसे कि समाज सुधारक में आपने पढ़ा होगा, बहुत बहुत महान विभूतियां हुई हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के
स्वतंत्रता संग्राम की जो है नेता थी, तो बहुत सिंपल सी बात होगी, पटना की जो है नेता थी। बिहार पीसीएस का प्रश्न है, इतना ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। प्रभावती देवी के बारे में देखिएगा, नारी गौरव इन्हें कहा जाता है। प्रभावती देवी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सफल नेतृत्व और महिलाओं का क्या किया था, संगठन किया था। कहाँ पर, ये पटना में किया हुआ था इन्होंने। वे लोकनायक जय नारायण की पत्नी थी। भाई साहब, मुझे भी एक जो है यहाँ पर नया फैक्ट पता चल गया कि ये कौन थी, जेपी की पत्नी थी। ठीक है, तो प्रभावती देवी कौन थी, जेपी की जो है पत्नी थी। और जेपी कौन थे, लोकनायक के नाम से कई बार प्रश्न आया हुआ है कि लोकनायक किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को। ये वही व्यक्ति थे जो जिनके परीक्षा के 20 दिन बचे हुए थे, किनके, जयप्रकाश नारायण जी के। तो इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के समय पर। वे ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, प्रसिद्ध गांधीवादी थे। उन्होंने साबरमती आश्रम में रहकर गांधी जी से शिक्षा ली हुई थी। गांधी जी उन्हें अपन क्या कहते थे, मानस पुत्री कहते थे, मतलब कि मन से मानी हुई पुत्री कहते थे किसे, प्रभावती देवी को। वे कस्तूरबा गांधी की भी बहुत करीबी थी। कस्तूरबा गांधी कौन थी, गांधी जी की पत्नी थी। चलिए आगे बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में 24 नंबर का। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से क्या था। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे। और यहाँ पर गांधी जी कहाँ लगे हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में लगे हुए थे। गांधी जी के साथ में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी भी जो है आंदोलन में लगी हुई थी। और जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था, इरविन। क्या नाम था, इरविन नाम था। और इस जो इरविन को ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, इनके ऊपर दबाव बनाया कि कांग्रेस को जल्दी से क्या भेजो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भेजो, क्योंकि वह जरूरी है, क्योंकि वह देश की सबसे बड़ी पार्टी है। फिर इरविन क्या करता है, गांधी जी के पास पहुंचता है कि भाई साहब क्यों नहीं जा रहे हो, जाइए। गांधी जी ने कहा जाओ भाई, हमें टाइम नहीं है, अपना आंदोलन में लगे हुए हैं, हमारी पहले मांगे स्वीकार करो। इरविन ने क्या दिया, एक खाली पेज दिया, कहा जो भी आपकी मांग है इसमें लिख दीजिएगा, मैं आपकी मांगे मान लूंगा। ठीक है, गांधी जी ने बहुत सारी मांगे मानी, मतलब अपनी रखी हुई। गांधी ने 5 मार्च जो है, 5 मार्च, क्या बात करते हो, 5 फरवरी या मार्च 1931 की बात है, 5 मार्च या फरवरी 1931 में क्या हुआ था, गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसे क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। समझौता ये था कि गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे और गांधी जी की मांगे जो इनके द्वारा पूरी की जाएंगी। अब यहीं पर जो है एक मुद्दा उठता है भाई, कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की मांग क्यों नहीं रखी हुई थी। देखिए, गांधी जी द्वारा जो है, गांधी जी फ्रेंड्स, वो एक अहिंसक विचारधारा वाले व्यक्ति थे। कैसे थे, अहिंसक विचारधारा वाले व्यक्ति थे। और कई इतिहासकार लिखते हैं कि गांधी जी ने मांग रखी हुई थी, लेकिन इरविन ने कहा था कि हम सिर्फ राजनीतिक कैदियों को रिहा करेंगे, क्रिमिनल कैदियों को नहीं। ठीक है, तो एक कानून होता है, भले ही जो है भगत सिंह क्या थे, एक देशभक्त थे, लेकिन वह जो है क्रिमिनल कैटेगरी में थे। क्या थे, क्रिमिनल कैटेगरी में थे। और चूंकि हमारे नज़रिए से क्या थे, भगत सिंह सही थे, लेकिन जो कानून था, कानून के नज़रिए से क्रिमिनल कैटेगरी में थी, इसलिए उन्हें जो है नहीं छोड़ा गया था। तो कई लोग कहते हैं मांग रखी थी, कई लोग कहते हैं नहीं रखी थी। इरविन ने जो है मांग को नहीं माना हुआ था, राजनीतिक कैदी भी उसने छोड़े हुए थे। तो कई बार जो है गांधी जी को इस पर आरोप लगाया जाता है, हालांकि दोनों की विचारधारा अलग अलग है। गांधी जी जहाँ अहिंसक थे, वो जो है कुछ भी, मतलब एक क्रांतिकारी थे, वो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, जिन्हें हिंसा की जरूरत थी। तो यहाँ पर देखेंगे, गांधी इरविन समझौता आपको समझ में आ गया। तो कैसा हुआ था, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा दिए गए आमरण तोड़ने के लिए, नमक का। तो ये जो हुआ था आपका गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी जो है वहां पर हो सके, इसलिए क्या हुआ था, और कांग्रेस की भागीदारी के रूप में कौन गए थे वहां पर, गांधी जी गए हुए थे। तो मुख्य उद्देश्य था गोलमेज सम्मेलन में क्या करें, गांधी जी भाग लें, इसलिए क्या किया गया था, ये समझौता किया गया था। तो और चीजें देखते हैं, जो समझौते में जो गांधी इरविन समझौता था, दोनों के मध्य में हुआ था, इससे जुड़ी क्या क्या बातें हैं आपको ध्यान रखना है। राजनीतिक बंदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। ठीक है, और भगत सिंह पर जो हिंसा का आरोप था, तो ये बात जो है समझौते में कही गई थी कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाएगी। ठीक है, ना कि हिंसात्मक आरोपियों की। जब्त संपत्तियों को वापस किया जाएगा, जो भी अंग्रेजों ने कांग्रेस की या फिर सरकार की संपत्ति जब्त की हुई है, उसको क्या करेंगे, वापस करेंगे। तटवर्ती गांवों को निजी उपयोग हेतु नमक बनाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, तो इस समझौते में क्या किया गया था कि
नमक बनाने की जो है अनुमति दी जाएगी। कौन से गांवों को? जो समुद्र के किनारे वाले गांव हैं। शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना का अधिकार दिया गया था। कोई भी व्यक्ति जो है धरना दे सकता था। सभी बातें किसकी हैं? गांधी इरविन समझौता की हैं। पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग गांधी जी ने छोड़ दी थी। ठीक है, इसमें जो है ये मांग छोड़ दी गई थी। तो ये बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। गांधी जो इरविन समझौता है इसकी ये 5 बातें हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं और अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता। तो ये हमने पढ़ लिया। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? 1931 में हुआ था। पिछले में देख लिया है। अब जो 5 कब हुआ था भाई? ऐतिहासिक समझौता दिल्ली में हुआ था। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और हुआ कब था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। अब वो कॉन्सेप्ट अपन चर्चा कर चुके हैं, तो इसके जो है कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता में कौन कौन सी खास बातें हुई थी। गांधी इरविन समझौता जो है ये महात्मा गांधी और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के मध्य में हुआ था। इस समझौते के संदर्भ में सरोजिनी नायडू ने एक कथन कहा था कि गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा हुआ था। तो ये प्रश्न भी पूछ लेता है, किसने कहा था 2 महात्मा? सरोजिनी नायडू ने। इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हेतु कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। ठीक है, लंदन जाते हैं। वामपंथियों और युवाओं जैसे सुभाष चंद्र और नेहरू ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। किसका विरोध किया था? मतलब कि अंग्रेजों से समझौता करने के लिए, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या था? जो मतलब कट्टर विचारधारा वाले थे, उनका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज्य। और उन्होंने कहा था, कौन? सुभाष चंद्र बोस और नेहरू ने, कि पूर्ण स्वराज जब तक नहीं मिल जाता समझौता नहीं करना है। लेकिन इस समझौते के तहत जो है गांधी जी कहाँ गए हुए थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। विरोध का मुख्य कारण भगत सिंह की फांसी न रोक पाना था। ठीक है, फांसी न रोक पाना था। और फांसी न रोक पाने में बताया ना कि उसमें पिछले फैक्ट में पढ़ा था कि उसने जो है यानी कि इरविन ने राजनैतिक बंदियों को रिहा करने की बात की हुई थी, ना कि हिंसात्मक। लॉर्ड इरविन का उस समय भारत में वाइसराय थे जिससे समझौता हुआ था। इतनी बातें हो गई। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भाई टोटल कितने प्रश्न हैं मुझे पता नहीं चल रहे। ये हो गया। छब्बीस नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा हुआ था? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या कहा गया था? ये सांत्वना पुरस्कार कहा गया था कि गांधी जी को जो लाभ हुआ है वो कोई खास लाभ नहीं हुआ है, मात्र मतलब शांति प्रदान करने के लिए ये एक प्रकार का पुरस्कार है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इरविन की जीवनी के लेखक, सॉरी क्या बात आ रही है भाई, सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर उत्तर जो है कैंपबेल होगा। ये किसने कहा हुआ था? कैंपबेल ने कहा हुआ था, जो कि लॉर्ड इरविन के क्या थे? ये मतलब जीवनीकार थे। और इन्होंने क्या कहा था? ये सांत्वना पुरस्कार कहा हुआ था महात्मा गांधी के लिए, क्योंकि वास्तविक मांगे नहीं मानी गई थी। ऐतिहासिक कथन इरविन के जीवनी के लेखक है। इरविन के जीवनी के लेखक ने इस समझौते को वाइसराय की कूटनीतिक जीत और गांधी जी के लिए एक केवल सांत्वना पुरस्कार कहा हुआ था। अब इसमें देखते हैं कूटनीतिक विश्लेषण। सरकार ने कोई बड़ी राजनीतिक रियायत नहीं दी थी, फिर भी जो है गांधी बात मान गए थे। ब्रिटिश सरकार केवल आंदोलन को ब्रेक देना चाहती थी। गांधी जी ने इसे नैतिक जीत के रूप में देखा था। इस समझौते ने कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के समकक्ष ला खड़ा कर दिया था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने इस पर क्रोध व्यक्त किया हुआ था इस समझौते पर। विंस्टन चर्चिल जो है ये क्या था? ब्रिटेन का जो है शायद प्रधानमंत्री था या फिर विरोधी पार्टी का नेता होगा। तो ये बातें आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। क्योंकि हर कॉन्सेप्ट पर भाई ज़्यादा समय देंगे तो वैसे भी 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है, पता नहीं इतना धीरे क्यों चलता हूँ। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी? तो ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी तेज बहादुर सप्रू की भूमिका थी गांधी इरविन समझौता को करवाने में। क्या भूमिका थी? देख लीजिएगा। तेज बहादुर सप्रू की जो है इन्होंने दोनों को क्या करवाया था? ये समझौता करवाया हुआ। तेज बहादुर सप्रू के बारे में देखिएगा, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने? तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में, साथ ही साथ BR अम्बेडकर ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हुआ था। वे एक महान कानूनविद और उदारवादी नेता थे।
उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के बंदियों का मुकदमा भी लड़ा हुआ था। कौन? तेज बहादुर सप्रू ने आज़ाद हिंद फौज के कैदियों का मुकदमा भी लड़ा था। वे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भी रहे थे। वे कश्मीरी मूल के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है 1931 के कराची अधिवेशन में किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप जो है प्रस्तावित किया हुआ था। तो इसका जो है आपको क्या बताना है, उत्तर बताना है। तो कराची अधिवेशन की देखिए, कराची अधिवेशन में अगर देखेंगे खास बातें, सरदार पटेल ने क्या की हुई थी, इसकी जो है अध्यक्षता की हुई थी। किसने? सरदार पटेल जी ने जो इसकी अध्यक्षता की हुई थी। और इसमें पूर्ण स्वराज्य को क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज्य को जो है परिभाषित किया गया था पारित लाहौर अधिवेशन में। और साथ ही साथ इसमें मौलिक अधिकारों की भी बात की हुई थी। तो इसमें देखेंगे अगर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है, इस कार्यक्रम के संकल्प प्रस्ताव को पारित किया हुआ था। अगली थोड़ी सी यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया हुआ था। कराची अधिवेशन के बाद में देखेंगे कि इसकी अध्यक्षता किसने की हुई थी, पटेल जी ने की हुई थी। पहली बार मौलिक अधिकारों की स्पष्ट परिभाषा दी गई थी। गांधी इरविन समझौते को अनुमोदन दिया गया था, इसमें मतलब मान्यता प्रदान की गई थी। और यहीं से जो है कौन जाते हैं, गांधी जी लंदन जाते हैं। युवाओं ने गांधी जी को यहाँ पर काले झंडे दिखाए थे। क्यों दिखाए थे? भगत सिंह के मुद्दे पर जो है काले झंडे दिखाए हुए थे। गांधी जी ने कहा था, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसी अधिवेशन में कहा था, गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। गांधीवाद का मतलब क्या है कि गांधी की जो विचारधारा है, कौन सी है, जो विचारधारा है अहिंसा की विचारधारा, वो हमेशा जो है गांधी के साथ रहेगी। मैं हिंसा का समर्थन कभी नहीं कर सकता हूँ, ये गांधी जी ने जो है कहा हुआ था। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद जो है जिंदा रहेगा। चलिए अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है 29 का हो गया। किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था? तो अभी हमने किया, जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया हुआ था और ये कराची अधिवेशन में था। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की हुई थी? ये जो है सरदार पटेल जी द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो इसमें बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता शामिल थी। किसमें? जो अधिकारों का चार्टर था, मौलिक अधिकार जो थे, उसमें क्या क्या बातें दी हुई थी जो पारित किए गए थे। इसमें बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता शामिल थी। सभा करने और संगठन बनाने का अधिकार दिया गया था। धर्मनिरपेक्षता और जाति समानता पर बल दिया गया था। वयस्क मताधिकार की क्या की गई थी, मांग की गई थी। प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात कही गई थी। तो इतनी बातें किसमें हैं, ये जो मौलिक अधिकार पारित किए गए थे उसकी ये बातें हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास 30 नंबर का लास्ट प्रश्न है, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसने कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहा हुआ था? तो ये बात सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या कही गई थी, सॉरी जस्ट मिनट रुकेंगे। तो ये जो है पराकाष्ठा का जो है बात है सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही कही गई थी। चलिए लास्ट प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण टिप्पणी अपनी पुस्तक में द इंडियन स्ट्रगल, किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा पूछ लेता है। द इंडियन स्ट्रगल में लिखा कि कराची अधिवेशन गांधी जी की राजनीतिक जीवन पर सर्वोच्च शिखरता है। इसके बाद गांधी जी की जो है क्या होती है, मतलब वो राजनीतिक अवनति होने लगती, धीरे धीरे गिरने लगते हैं वो। सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखिएगा, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। उन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। सुभाष चंद्र बोस का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता इन्होंने कहने वाले पहले व्यक्ति थे। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, अपना यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट होती हैं। उम्मीद है भाई बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, आपको लग आ रहा है ऐसे, मतलब कॉन्सेप्ट भी चर्चा करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो 25 तो ये अपने क्या हो जाते हैं, प्रश्न हो जाते हैं, प्लस 5 फैक्ट हर बार होते हैं, तो 125 ये हो जाते हैं। तो कितने हो गए, 150 फैक्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ अन्य फैक्टों की भी अपन चर्चा कर देते हैं रिवीजन के रूप में। तो ये अपनी क्लास हो जाती है। मज़ा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी थैंक यू, रेगुलर जरूर बनिएगा।